नमस्कार, न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अष्टा मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पति ने की पत्नी की हत्या, लामता थाना के सलंग टोला की घटना। करंट से झुलसे पिता पुत्र, पुत्र की मौत, पिता घायल, लांजी में हुआ हादसा। वारासिवनी के बोटे झरी में हुए अंधे हत्याकांड का खुलासा, जादू टोने के शक में हुई थी वृद्ध की हत्या। निशक्त और वृद्धजनों को घर घर अनाज पहुंचाने वाले सेल्समैन की तर्ज पर लागू की जाएगी जिले भर में योजना, कलेक्टर के आदेश। रविवार को भी नहीं हुई डायलिसिस मशीन की मरम्मत, सोमवार तक का है कंपनी के पास समय, वरना होगी एफआईआर। हीरापुर निवासी लीला लिल्हारी के पैरों में परिवारजन लगा रहे बेड़ियां, बताया मानसिक रूप से पीड़ित, जिला प्रशासन ने ली पूरी जानकारी। स्टेशन के दूसरे गेट पर गंदगी का आलम, जमा हो रहा पानी, नहीं दे रहे अधिकारी ध्यान। 6 सितंबर से होगी महाविद्यालय में बीए बीकॉम स्वाध्याय परीक्षार्थियों की परीक्षा, टाइम टेबल जारी। और प्याज पर महंगाई की मार, 15 दिन में 40 रुपए हो गए दाम। और अब खबरें विस्तार से। बालाघाट रेलवे स्टेशन के पिछले द्वार से बैयर बालाघाट बाईपास रोड जाने के लिए यात्रियों को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी बड़ी वजह रेलवे के द्वारा पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं करना है। सरेका कोसमी भरवेली की ओर से स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को बारिश के दौरान बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन के पिछले द्वार पर बहुत अधिक गंदगी व्याप्त है, जिस कारण यहाँ से छोटे बड़े वाहन निकलना भी बेहद मुश्किल का काम है। ऐसा नहीं है कि इस विषय पर रेलवे को जानकारी नहीं है। बालाघाट के वरिष्ठ स्टेशन मास्टर एचएल कुशवाहा बताते हैं कि इसकी मरम्मत के लिए उनके द्वारा वरिष्ठ स्तर पर पत्र लिखा गया है। हाँ, वो जो बाईपास से आपका गुडशेड के लिए जो अप्रोच रोड है वो रेलवे सीमा के अंतर्गत आता है और उसमें कंक्रीट हुआ है, लेकिन कंक्रीट का लेवल नीचे होने के कारण उसमें थोड़ा सा पानी भर जाता है, जिसकी निकासी प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाती। इसके लिए आपने कुछ इसके लिए हमने जो है ना पत्र व्यवहार किया है काफ़ी, तो वो देखते हैं क्या होता है। बालाघाट स्टेशन को बेशक ही मॉडल स्टेशन का दर्जा मिल गया हो, लेकिन यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए तो यह कहीं से भी मॉडल स्टेशन दिखाई नहीं देता। निश्चित ही सामने में सुरक्षित शायद अच्छी मरम्मत कार्य कर दिया गया हो, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू कुछ अलग है। रोजाना सैकड़ों यात्री पीछे के गेट से आना जाना करते हैं, जिन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रेलवे के द्वारा बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है। नतीजा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके साथ दुर्घटना होने की संभावना पूरे समय बनी रहती है। मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग ने इस समय अपने पूरे शिक्षा विभाग को परेशान करके रखा हुआ है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा शिक्षा विभाग के द्वारा जारी रोजाना आदेश से स्पष्ट हो रहा है। तबादलों के नाम पर रोजाना नए आदेशों ने शिक्षकों को बेहद परेशान करके रखा हुआ है। क्या करें, किस नियम को माने, किस आदेश का पालन करें, यह उनके लिए बड़ी पहेली बन गया है। एक आदेश आता, उसका पालन करने के निर्देश दिए जाते, उस आदेश को पालन करने के लिए अधिकारी एकजुट होते, उसके पहले ही दूसरा आदेश आ जाता है। उस आदेश को निरस्त करो कि आदेश को मानो, यह बड़ी विडंबना हो गई है। मध्य प्रदेश में नई सरकार बनते ही शिक्षा विभाग में तबादलों का बैन हटा दिया गया। अंतर जिला और जिले के भीतर स्थानांतरण के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों ने आवेदन किए, लेकिन शिक्षा विभाग की बड़ी विडंबना देखिए, शिक्षकों के तबादले तो कर दिए गए, लेकिन उसकी सूची साझा नहीं की गई। एम शिक्षा मित्र में स्वयं शिक्षकों को आदेश उनके मोबाइल पर भेज दिए गए, जिससे इस बात का खुलासा नहीं हो सका कि इस पूरे स्थानांतरण प्रणाली में कितनी पारदर्शिता बरती गई है। सूत्रों की बात पर यकीन किया जाए तो सीनियरों को छोड़कर जो स्थानांतरण कर दिए गए, जो शिक्षा विभाग में बहुत अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। अंतर जिला ट्रांसफर के लिए फॉर्म भरवाए गए, आदेश दिए गए कि अगर आपको अपने मिले हुए स्थान के अनुसार ज्वाइन नहीं किया तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षकों में इतना अधिक भय था कि उन्होंने आनन फानन में नए स्थान पर ज्वाइन कर लिया, लेकिन 24 अगस्त की देर शाम को शिक्षा विभाग में फिर एक आदेश जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि यदि आपको ज्वाइन नहीं करना है तो मत कीजिए,
लेकिन जिन शिक्षकों ने ज्वाइन कर लिया है वह दोबारा अपने पुराने स्थान पर वापस नहीं आ सकते। मतलब साफ था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ऐसे में वह शिक्षक परेशान है जो शिक्षा विभाग के आदेश से भयभीत होकर नए स्थान पर ज्वाइन कर चुके हैं। शिक्षा विभाग की नई नीति में विभाग के करोड़ों रुपए डूबने की तैयारी चल रही है। हाई स्कूल में कार्यरत अध्यापकों को बीते महीने तक लाखों रुपए खर्च कर एनसीईआरटी के माध्यम से होने वाली पढ़ाई का प्रशिक्षण दिया गया और इस महीने आदेश आ गया कि अध्यापकों को हाई स्कूल से हटाकर माध्यमिक स्कूल भेजना है। इस आदेश के आते ही शिक्षा विभाग के पुरानी नीति की हवा खुल गई और लाखों रुपए पानी में बहना लगभग तय हो गया। जिला स्तर के अधिकारी शिक्षा विभाग के आदेश को वरिष्ठ स्तर का बताते हैं। मामला भी 16 आने सच लगता है, क्योंकि रोजाना वहां भी आदेश मिलने से बहुत अधिक परेशान दिखाई देते हैं। उनके पास भी कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि परेशान शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचते हैं कि उन्हें कोई संतुष्ट जवाब मिल जाए। वहां से कोई जवाब मिलता है, जब तक वह अपने स्कूल पहुंचते हैं तब तक नया आदेश और आ जाता है, जिससे उनकी परेशानी कम होने की बजाय और अधिक बढ़ जाती है। अभी तो 3 महीने के दौरान लगभग 40 आदेश स्थानांतरण, अतिशेष सहित अन्य योजनाओं पर भेजे जा चुके हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 90 दिन में कुल कार्य अवधि लगभग 60 दिन और आदेश 40। त्योहारों के करीब आते ही प्याज ने एक बार फिर लोगों की आंखों में आंसू लाना शुरू कर दिया है, तो अदरक और लहसुन भी आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। पहले ही महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के सामने सब्जी अब नई परेशानी लेकर आई। महज 15 दिन पहले प्याज 15 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा था। आज प्याज के दाम 40 रुपए के पार हो चुके हैं। यही हाल अदरक का है। अदरक और लहसुन 200 रुपए किलो के पार हो चुके हैं। 15 दिन पहले यह महज 100 रुपए किलो के भीतर बाजार में उपलब्ध थे। महंगाई तो बढ़ते जा रही है हर चीज़ों में। पिछले हफ्तों रेट कम थे सब्जी के, अभी अचानक प्याज 40 रुपए किलो हो गया है। हाँ जी। तो क्या समस्या है इससे? ऐसा है, क्या बोले, वो तो जैसे आ रही है वैसे ही बेच रहे होंगे वो भी। खरीदी तो अपने को ही करना पड़ रहा है। महंगा आएगा, महंगा खरीदना पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा। भले 1 किलो नहीं लेंगे, 1 पाव लेंगे। बढ़े हुए दामों के पीछे सब्जी विक्रेताओं का अपना स्वयं का तर्क है कि खेतों में अब लहसुन और प्याज, अदरक उपलब्ध नहीं है। यह केवल जमाकर्ता व बड़े व्यापारियों के पास उपलब्ध है। इस कारण इसकी अचानक कमी दर्ज की गई, जिससे इनके भाव में तेजी आई है। देखो 26-27 रुपए की प्याज अगर लेते हैं अपन दलाल के वहाँ से, उसको 40 के नीचे बेची नहीं सकते, आधा किलो 1 पाव भी देना पड़ता है। तो हर बार बरसात में रेट बढ़ी, क्या कारण होता है ये महंगा? भैया ये अपन छोटे व्यापारी अपन कारण का बता नहीं सकते। अपन तो ऐसा मंडी के भरोसे पे रहते हैं। मंडी में जैसा भाव खुलेगा उसके हिसाब से अपने को बेचना पड़ता है। सब्जी मंडी अध्यक्ष राजेश बर्डे बताते हैं कि निश्चित ही बारिश के दिनों में सब्जी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इस कारण इसका प्रभाव विक्रेता से लेकर खरीदार तक पड़ रहा है। थोड़ा बढ़ा हुआ है, प्याज के रेट थोड़े बढ़ गए हैं। पिछले हफ्तों में क्या रेट था इसका? प्याज 20 रुपये 25 रुपये थी, अभी 30 रुपये और 40 रुपये बिक रही है। 30 में कैसी प्याज और 40 रुपये? हल्का माल 30 रुपये है, अच्छा माल 40 रुपये। अदरक और लहसुन की क्या स्थितियाँ हैं? अदरक और लहसुन 100 रुपये किलो चल रहा है। और बाकी सब्जियों का? बाकी सब्जी टमाटर सस्ता है 20 रुपये किलो, मिर्ची समार सस्ता है 50 रुपये 60 रुपये किलो। सब्जी भी बरसात के दिनों में अचानक रेट बढ़ जाते हैं अधिकांश प्याज कारण कम आने के कारण, प्याज की फसल अभी कम है, इसके कारण प्याज के रेट बढ़ रहे हैं। तो इसमें व्यापार में कोई फर्क पड़ता है क्या? व्यापार भैया, जिसको अब गरीब आदमी 1 किलो ले आने वाला आधा किलो ले जाके खा रहा है। अचानक 15 दिनों में सब्जी के भाव में तेजी निश्चित ही आने वाले दिनों में इसके आसमान छूती कीमत की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि नई सब्जी आने में लगभग 2 से 3 महीनों का समय और लगेगा। इस दौरान आलू, प्याज, लहसुन, अदरक सुर्खियों में छा जाएंगे और आम आदमी उनसे किनारा कर लेगा। जानकार बताते हैं कि हर बारिश के दौरान प्याज के दाम में इसी तरह की बढ़ोतरी एक आम बात हो चुकी है। इस कारण अधिकांश लोग प्याज घरों में स्टोरेज कर रख लेते हैं, जिससे बढ़े हुए दाम का उन पर कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन उनको क्या, जो स्टोरेज नहीं कर पाते, उनके लिए तो यह बड़ी परेशानी है। जिला अस्पताल स्थित डायलिसिस मशीन बार बार खराब हो रही है। इसे देखते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने आदेश दिया कि डायलिसिस मशीन को 24 घंटे के अंदर मरम्मत नहीं की गई तो डायलिसिस मशीन कंपनी पर FIR दर्ज कर दी जाए। बावजूद इसके भी कि रविवार को इस मशीन को सुधारने के लिए कोई न पहुंचा। रविवार को जब पद्मेश की टीम जिला अस्पताल पहुंची तो डायलिसिस मशीन कक्ष पर ताला लटका हुआ था। मशीन बंद होने की वजह से मरीज भी जिला अस्पताल नहीं पहुंचे थे। हमने जानकारी लेनी चाहिए तो छुट्टी का हवाला देते हुए हर कोई सवालों से बचता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जो सोमवार को 12 बजे समाप्त हो जाएगा। अब यह देखना है कि डायलिसिस मशीन
कि कंपनी इस आदेश को कितना पालन करती है, या फिर कलेक्टर को मरीजों की स्थिति देखते हुए मजबूरीवश कंपनी पर एफआईआर करवाना होगा। निश्चित ही पद्मेश में खबर चलाई जाने के बाद मरीज को राहत मिली कि जल्द डायलिसिस मशीन ठीक हो जाएगी, जिससे उन्हें निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में महज 500 रुपए में एक बार डायलिसिस हो जाता है, तो वहीं निजी अस्पतालों में एक बार में 4 से 5 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। शहर के वार्ड नंबर 1 में संचालित राशन दुकान के सेल्समैन महादेव वराड़े के द्वारा निःशक्त और असहाय लोगों के घर तक राशन पहुंचा कर दिया जा रहा है, जिसे कलेक्टर दीपक आर्य ने अनुकरणीय पहल बताते हुए उन्हें बधाई का पात्र बताया और कहा कि यह योजना पूरे जिले में लागू की जाएगी। निश्चित ही सेल्समैन महादेव वराड़े की यह पहल निःशक्त और असहाय लोगों के लिए एक संजीवनी की बूटी की तरह है, जो राशन दुकान तक राशन लेने नहीं जा सकते। कलेक्टर दीपक आर्य ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस योजना को पूरे जिले में लागू करने का निर्णय लिया है। ये सराहनीय प्रयास है। सबसे पहले तो मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा उन सेल्समैन को। उन्होंने एक अच्छा प्रयास जिले में किया है और ये अनुकरणीय है। हम प्रयास करेंगे कि बाकी सारे जो सेल्समैन हैं, जहाँ भी ऐसी स्थिति है, लोग विकलांग या वृद्ध ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनको जा करके वो भी इसी तरीके से उनको घर घर जाके प्रदाय करें। बारासूनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बोटेझरी के तालाब के पास स्थित मैदान में 75 वर्षीय वार्लू पिता अर्जुन भंडारी का 18 अगस्त को देर रात खून से लथपथ लाश मिली थी और धारदार हथियार से हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही थी। पुलिस ने जिसका खुलासा करते हुए बताया कि यह जादू टोने के शक में हत्या की गई थी। आपको बता दें कि बोटेझरी निवासी 56 वर्षीय बकाराम पिता मनसाराम भंडारी, 40 वर्षीय महेश पिता गोमाजी भंडारी को रविवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। एसडीओपी आरएन प्रतीति ने बताया कि वार्लू पिता अर्जुन भंडारी 18 अगस्त को जिनका शव मिला था, जिसके शरीर पर चोट के निशान व खून से लथपथ लाश मिली थी। पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विशेष संदेही लोगों की सरगर्मी से पतासाजी कर पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ की गई, जिसमें 56 वर्ष बकाराम पिता मनसाराम भंडारी और 40 वर्षीय महेश पिता गोमाजी भंडारी ने पुलिस को बताया कि मृतक के जादू टोने से परेशान होकर एवं आपसी रंजिश को लेकर वार्लू पिता अर्जुन भंडारी की हत्या कुल्हाड़ी से वार करना स्वीकार किया, जिनके पास से पुलिस ने कुल्हाड़ी जब्त की और 25 अगस्त को आरोपियों को गिरफ्तार कर उपजेल भेज दिया गया है। दिनांक 18/8/19 को जो है बोटेझरी के जंगल में जो है मृतक क्या नाम था, वार्लू गुआरा भंडारी, उसका निर्मम हत्या की गई थी। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। लगातार घटना के बाद से ग्राम बोटेझरी में कैंप करके टीआई साहब प्रकरण की छानबीन की, जिसमें पाया गया कि मृतक वार्लू के साथ में गांव का महेश और बकाराम, इनकी पुरानी रंजिश चल रही थी। रंजिश के तहत ही जो है दिनांक 18/8/19 को जंगल में निर्मम हत्या कर दी गई है। सर ये किस वजह से हत्या की? ये जादू टोना के संदेह में और इनकी पुरानी रंजिश को लेकर इनका घटना को अंजाम दिया गया है। सर आरोपी के पास से क्या क्या सामान बरामद किया? आरोपी के पास से आला जरा कुल्हाड़ी बरामद की गई है। जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर हीरापुर पंचायत निवासी लीलाबाई लिल्हारे के परिवार वाले बेड़ियों में बांध देते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह मानसिक संतुलन ठीक नहीं होना बताया जा रहा है। जानकारी मिलने पर तहसीलदार रामबाबू देवांगन खुद लीलाबाई से मिलने गए और उनके परिजनों से स्थिति जानी। आपको बता दें कि लीलाबाई का कुछ साल पहले ही विवाह हुआ था, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पति ने उसे छोड़ दिया था, तो वो मायके में आकर रहने लगी थी। उसका 4 साल का पुत्र भी है जो स्कूल में पढ़ रहा है। परिवार वालों के अनुसार लीलाबाई वैसे तो हमेशा ठीक रहती है, लेकिन कभी कभी मानसिक स्थिति खराब होने पर वह बिना बताए कहीं भी चली जाती है। इस बात को देखते हुए जब सभी लोग घर के बाहर काम पर जाते हैं तो उनके पैरों में बेड़ियां बांध देते हैं, क्योंकि पहले भी वे मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण बिना बताए कहीं भी चली जाती थी। दूरभाष पर चर्चा के दौरान तहसीलदार रामबाबू देवांगन बताते हैं कि जानकारी मिलने पर वे लीलाबाई लिल्हारे के घर पहुंचे थे और परिजनों से बातचीत की। प्रशासन के द्वारा उनका उचित इलाज करवाया जाएगा, जिससे भविष्य में बेड़ियों में बांधने की जरूरत ना पड़े।
आपको बता दें कि सप्ताह भर पहले ही लांजी एसडीओपी द्वारा नक्सल प्रभावित बेलगांव की एक महिला को बेड़ियों से मुक्त करवाया गया था। उसकी भी कहानी कुछ लीलाबाई की तरह ही थी। मानसिक संतुलन खराब होने की स्थिति में परिजनों द्वारा काम पर जाने के पहले बेड़ियां बांधे जाते थे। नगर के भटेरा चौकी स्थित वैष्णव लॉन में आज जिला अधिवक्ता संघ के तत्वाधान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त सहित तमाम अतिथिगण एवं संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारी और अधिवक्तागण मौजूद रहे। कार्यक्रम का आगाज मुख्य अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ, जिसके बाद अतिथियों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम के दौरान नव निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम के संबंध में जिला अधिवक्ता संघ के नव निर्वाचित अध्यक्ष दिनेंद्र सोनवाने ने बताया कि हाल ही में हुए जिला अधिवक्ता संघ चुनाव के बाद नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के प्रमुख उद्देश्य को लेकर इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की एकता और सूझबूझ से अधिवक्ताओं की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। मुखड़े उजले काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। उनके उद्देश्य ये है, नवनिर्वाचित जो पदाधिकारी उनका उद्देश्य वकीलों के लिए, उनके अच्छे के लिए, उनके भले के लिए, हित के लिए सब कार्य करना, चाहे वो जिला अधिवक्ता संघ के में सुव्यवस्थाएं हो, सुविधाएं हो या उनकी जो समस्या है उनको ध्यान रखते हुए पूरे कार्य किए जाएंगे। और जो भी समस्याएं आज की परिवेश में वहाँ पर जिला अधिवक्ता संघ में है उसको दूर करेंगे और साथ ही बार और बेंच का जो है संबंध मधुर रहे, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। और साथ में जिला अधिवक्ता संघ की बिल्डिंग और जिला न्यायालय की बिल्डिंग जो प्रस्तावित है उसका कार्य जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। लांजी तहसील के अंतर्गत आने वाले मोहझरी पंचायत में स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की हालत बेहद जर्जर है। बावजूद इसके मजबूरी में स्कूल का संचालन उसी भवन में किया जा रहा है। बात करें स्कूल भवन की तो उसके भीतर प्रवेश करते ही किसी हिंदी फिल्म के खंडहर जैसे प्रतीत होता है। जर्जर दीवार, छतों से टपकता पानी, पंखे और फर्नीचर की स्थिति बदहाल हो चुकी है। इन सारी परेशानियों के विषय में जिम्मेदारों ने वरिष्ठ स्तर पर जानकारी दे दी है। अब इंतजार इस बात का है कि बजट का आवंटन हो तो नया स्कूल भवन बन सके। हमारे विद्यालय में भवन की स्थिति काफ़ी गंभीर है और हमारे विद्यालय में लगभग 750 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यहाँ पर 8 अगस्त को एडीएम साहब आए थे और उनके समक्ष हमने अपने विद्यालय का जो भी स्थिति है उसको हमने उनसे अवगत कराए और उनसे हम यहाँ पर 7 अतिरिक्त कक्ष का डिमांड किए और उन्होंने अपना जो प्रतिवेदन है कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रेषित किया और इसका प्रतिवेदन हम हिना कावरे मैडम के पास भी पहुँचा चुके हैं। और ये जो इसके पूर्व 2011 में शासन द्वारा इसकी मरम्मत के लिए 7.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी थी और मरम्मत का कार्य भी हुआ था, परंतु मरम्मत कार्य होने के बाद में जो स्थिति पहले थी उससे भी और बेकार स्थिति हो गई है। पहले जो सीपेज होता था उससे और ज़्यादा सीपेज होने लगा है और चूँकि यहाँ पर बारिश जब ज़्यादा होती है तो यहाँ पर दीवारों में करंट भी आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमको छात्र छात्राओं को छुट्टी देना पड़ता है। क्योंकि एडीएम साहब के पास हमने अपना प्रतिवेदन दिए, ज्ञापन भी दिए और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि हम आपके विद्यालय के लिए अतिरिक्त कक्ष का प्रावधान करने का हम प्रयास करेंगे और अपने हमारे प्रतिवेदन को कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाएंगे। ऐसी स्थिति में जब बारिश होती है, जब आप छुट्टी देते हैं तो ऐसे से अध्यापन कार्य तो बहुत प्रभावित होगा। बहुत प्रभावित। फिर ऐसे से आप बच्चों का पाठ्यक्रम कैसे पूर्ण करते हैं? हाँ, इसमें तो दिक्कत होगी और इसमें स्वाभाविक रूप से जो है परीक्षा परिणाम भी प्रभावित हो सकता है। ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा रविवार को शहर के एक निजी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया गया।
शिविर के दौरान डॉक्टर दर्शना चतुर्मोहता स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा महिलाओं की जांच की गई। डॉक्टर प्रवीण ज्योतिषी, डॉक्टर RK मिश्र, डॉक्टर अक्षय चतुर्मोहता, डॉक्टर रंजना भूते, सुशांत शुक्ला और अन्य चिकित्सकों के द्वारा मरीजों की निःशुल्क जांच के साथ साथ सलाह भी दी गई। चलिए रोजाना की खबरों से हटकर कुछ अलग खबर आपको दिखाते हैं। एक पिता ने अपने बेटे की स्मृति में पुस्तकालय शुरू करवाया। समनापुर निवासी अमूल दशहरे की स्मृति में उनके पिता चेतन दशहरे द्वारा शासकीय समनापुर हायर सेकेंडरी स्कूल में पुस्तकालय खुलवाया गया। उपस्थित जनों ने इसे अनुकरणीय पहल बताया। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में अमूल की मृत्यु हो चुकी थी और शनिवार को अमूल का जन्मदिन है। इसी अवसर पर यह पुस्तकालय बनवाया गया है। तो शायद उनके ऊपर कितनी पीड़ा होगी, किस प्रकार से वो अपने आप को संभालेंगे, किस प्रकार से वो आगे बढ़ने और अपने काम को सफल करने में अंजाम दे रहे होंगे, शायद हम उसको समझ सके। उसके बाद भी आज यह लाइब्रेरी जो है क्या यहाँ शुभारंभ किया जा रहा है, निश्चित ही हम सबकी भी शुभकामनाएं इनके साथ में होगी, तो इस परिवार को वाकई जीने और आगे बढ़ने में एक सहजता होगी। लांजी तहसील मुख्यालय में 11 kV का करंट लग जाने से पुत्र की मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। पिता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार रविवार को लखाराम पिपरे उम्र 56 वर्ष अपने घर में विद्युत पोल से घर तक आने वाले सर्विस लाइन के तार के बीच में एक अतिरिक्त लकड़ी का पोल लगा रहे थे। इसी दौरान सर्विस लाइन के ऊपर से जा रहे 11 kV के तार से करंट लगने के कारण लखाराम पिपरे घायल हो गए। उन्हें बचाने के लिए उनका पुत्र आनंद पिपरे उम्र 35 वर्ष आया। इस दौरान वह करंट के बहुत अधिक संपर्क में आ गया, जिस कारण उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। क्या हुआ? क्या घर में बोले लाइट लगाने की है, बोले तो थोड़ा सा कनेक्शन करना है बोले। कौन ने बोला? हमारे बड़े ससुर ने। क्या नाम उनका? तुलसीराम जी पिपरे ने। तुलसीराम पिपरे ने लेके गए? तुम किनको लेके गए? जी मेरे ससुर को और मेरे हस्बैंड को लेके गए थे। अच्छा, कहाँ ले गए थे? अपने घर ले गए थे, बिसोनी के घर में। तो वहाँ कैसे क्या हुआ घटना? अब कैसे क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन बोले थोड़ी सी वायरिंग लपेट देना है, तो ऊपर की वायरिंग की बात नहीं करे थे, सिर्फ घर की ऐसे मतलब बांधने की बात करे थे, बस हो गया। और घर से लेके गए थे, खाना वाना खा के सब गए थे। तो कैसे मालूम हो क्या हुआ? कोई ने बताने आया कि आपके वहाँ घर में बिसोनी के घर में करंट लग गया है बोल के। वैसे मेरे को भी डिटेल से पता नहीं, लेकिन ये लोग खेत है वहाँ पे, तो वहाँ पर लाइट जो है उसके साइड में, तो उसका तार झूलता है हमेशा, तो उसको टाइट करेंगे कि दूसरा खंबा गड़ा रहे ऐसे लोहे का पाइप साइड से ऐसा ही कुछ होगा गड़ा रहे होंगे। वो धोखे से मेरे ख्याल से हाथ से छूट गया, उससे साइड में 11 kV की लाइट जग गई है, तो उससे टकरा गया वो पाइप। अच्छा, कितने बजे घटना है ये? लगभग 1 बजे करीब। कौन से गाँव की घटना है? ये लांजी, खास लांजी की घटना? लांजी बिसोनी के अंतर्गत आता है। तो क्या लाइनमैन के साथ में कर रहे थे कि अकेले कर रहे थे? नहीं, कर कुछ नहीं रहे थे, यानी खंबा गड़ा के वो पाइप गड़ा के रख देंगे, उसके बाद फिर लाइनमैन को बुला के लाएंगे और अटैच कराएंगे। अच्छा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत BA BCom की स्वाध्याय छात्रों की परीक्षा 6 सितंबर से प्रारंभ होगी, जिसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के सभी महाविद्यालयों में इन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है। छात्र भी टाइम टेबल के अनुसार अपने पर्चे हल करने संबंधित महाविद्यालय पहुंचे, जिससे उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो। शहर के सिंधी मोहल्ले स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में भगवान झूलेलाल जी की पूजा अर्चना और हवन पूजन कर स्थानीय मोती तालाब में जोत का विसर्जन किया गया।
प्रेरणाकाश आश्रम में हमारे इष्ट देव झूलेलाल जी का 40 दिन तक झूलेलाल चालीहे का जोत जलाई गई। जोत आज समर्पण करी गई। जोत की आज विसर्जन हुआ मोती गार्डन में। आज सुबह 3 बजे हवन हुआ। हवन के पश्चात यहाँ आरती पूजा की गई, मोदक पूजा हुई और शोभा यात्रा भी निकली है। ये सीधा मोती गार्डन पहुँचेगी। मोती गार्डन में मोदक विसर्जन और उसका हवन के बाद पूजा के पश्चात वहाँ पे प्रसाद वितरण किया जाएगा। तत्पश्चात प्रेम प्रकाश आश्रम में 8:30 से 10:30 बजे तक सभी प्रेमियों के लिए भंडारा का आयोजन प्रेम प्रकाश आश्रम में रखा। वारासिवनी में खनिज मंत्री जनसंपर्क कार्यालय में 25 अगस्त को एनएसयूआई और युवा ब्रिगेड संगठन का विस्तार किया गया। विधानसभा युवा ब्रिगेड कांग्रेस अध्यक्ष मिलिंद नकबोरे की अनुशंसा पर युवा ब्रिगेड कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष विक्रांत मेश्राम को बनाया गया। इसी तरह एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष अमोल आचार्य की अनुशंसा पर एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र गौतम, ब्लॉक छात्रा प्रमुख छाया लांजेवार, नगर छात्रा प्रमुख आरती पटले को बनाया गया, जिन्हें नियुक्ति पत्र मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल के हस्ते दिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस एनएसयूआई युवा ब्रिगेड कांग्रेस पदाधिकारी सदस्यगण मौजूद रहे। निर्देश है, उनकी जो सोच है उसके तहत आने वाले समय पर जैसे नई रेत नीति आ रही है, नई खनिज नीति आ रही है, इसके बाद हम खनिज आधारित उद्योग जो है बालाघाट सहित पूरे मध्य प्रदेश में लगाने के लिए सारे उद्योगपतियों से चर्चा हो गई है। इस तरह से खनिज आधारित उद्योग लगा के भी हम अपनी युवाओं को काम को अवसर देने का हमारा प्रयास है। वाराणसी क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई विधानसभा चुनाव में, और जहाँ हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सफलता प्राप्त की। आज इसी को हमने आगे बढ़ाते हुए एनएसयूआई और युवा भी इसका विस्तार करते हुए, क्योंकि आने वाले समय में संगठन का भी चुनाव है, कॉलेज का भी चुनाव है, इन सब बातों को देखते हुए हमने नए युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास किया है। और हमारे भाई रवि गौतम को अपने ब्लॉक अध्यक्ष बनाया युवा ब्रिगेड का, एनएसयूआई का, और ये कॉलेज का पूरा प्रबंधन हमारे युवा साथी जितने चांदनी शर्मा जी है, हमारे नवीन भाई है, अमोल आचार्य के, इनके संरक्षण में रह के लोग युवा टीम को चलाएंगे। इसी प्रकार से युवा ब्रिगेड जो पूरे हमने ब्लॉक में संगठन किया था नकबरे के नेतृत्व में, उस युवा में छाया लांजेवार है, आरती तो ऐसे दोनों संगठन का विस्तार किया है ताकि आने वाले चुनाव में जो संगठन चुनाव है, नगर पालिका चुनाव। बैहर थाना अंतर्गत तुमड़ी भाट में सड़क दुर्घटना में घायल वृद्ध की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 24 अगस्त की शाम 5 बजे निसार सिंह उम्र 70 वर्ष अपने घर से बस्ती रोड की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चालक ने उन्हें ठोकर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक इलाज के लिए बैहर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वारासिवनी स्थित मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी तहसील कार्यालय में 25 अगस्त को मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ व सेवानिवृत्त पेंशन महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ बालाघाट जिला अध्यक्ष विजय जंग बहादुर सिंह बैस, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ बालाघाट जिला अध्यक्ष केपी बिसेन, जिला सचिव अशोक बिसेन, जिला उपाध्यक्ष पंचम हनवत, टीसी बिसेन, जिला प्रतिनिधि नीरज वर्मा की उपस्थिति में बैठक प्रारंभ की गई, जिसमें वर्तमान समय में सेवानिवृत्त पेंशनधारी व्यक्तियों को होने वाली परेशानियों सहित अन्य लंबित मांगे, स्थानांतरण, वेतन विसंगति, गृह भाड़ा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, क्रमोन्नति, समयमान वेतन, अधिकारियों द्वारा सहयोग न करना सहित अन्य विषयों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें संघ सदस्यों ने बताया कि प्रदेश शासन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी कर्मचारियों की पेंशन सही नहीं बनाई जाती है। उसके बारे में बैठक में बताया जा रहा है कि सभी को सही पेंशन बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और लंबे समय से अधिकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगति चली आ रही है, जिसमें सुधार नहीं किया गया है। साथ ही जो भत्ता मिलता है उसमें भी भत्ता वृद्धि नहीं की गई है, सहित अन्य प्रकार की अनेकों मांगे हैं, जिस पर विचार विमर्श कर शासन को अवगत कराने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। आज हमने पेंशन महासंघ एवं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की तहसील वारासिवनी के दोनों को संयुक्त तत्वाधान में हमने बैठक आयोजित किया है। इसमें पेंशनरों की हर समस्याओं को सुनना, क्योंकि हमने अभी पेंशनरों की जो हमने सदस्यता यहाँ पर देखा वारासिवनी में, तो काफी लोग परेशान हैं, उनको कुछ जानकारी नहीं है कि सेवानिवृत्त होने के बाद में उनको क्या मिलता है क्या नहीं मिल रहा है।
तो हमने इस संबंध में हमने बैठक आयोजित किया है कि भाई उनको एक बैठक बताया जाएंगे, एक एक आदमी को बताए जाने में परेशानियां हो जाएगी, उनको आप समझ में नहीं आएगा। सामूहिक रूप से हम बैठक करें और उनको अवगत कराएं कि पेंशन बनने के बाद, रिटायर होने के बाद उस व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए, कब क्या मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत परेशान रहते हैं। सेवन के बाद में उनको समझ में नहीं आता, कार्यालय के चक्कर लगाते हैं, पेंशन कार्यालय के चक्कर लगाते हैं, कई दिनों तक चक्कर लगाते प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ और पेंशनर महासंघ की संयुक्त बैठक कर्मचारियों की विभिन्न ज्वलंत और लंबित मांगों को लेकर, विशेष तौर पर जो हमारे कर्मचारी साथी रिटायर्ड हो जाते हैं और उनके देयकों का भुगतान नहीं होता, उनको ऑफिसों के चक्कर लगाने होते हैं, तो उसको लेकर कर्मचारी निश्चित रूप से बहुत परेशान है। उन मांगों को कैसे सुलझाया जाए, उन हमारे रिटायर्ड कर्मचारी साथियों को कैसे हम उनके देयकों का भुगतान कराएं, इस पर विशेष तौर से चर्चा हो रही है। जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत आलेझरी स्थित ग्राम रजेगांव के ग्रामीणों ने 25 अगस्त को मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल के निवास पर पहुंचकर मुलाकात की और खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल से रजेगांव को पृथक से ग्राम पंचायत का दर्जा दिलवाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि रजेगांव की परिसीमन की प्रथम सूची प्रकाशन में नाम प्रकाशित किया गया था, क्योंकि उक्त गांव शासन द्वारा अलग पंचायत बनाए जाने की सभी शर्तों को पूरा करता है, जिससे ग्राम के लोगों में अलग पंचायत गठित होने की बात से काफी उत्साह था। लेकिन ग्राम के प्रथम नागरिक सरपंच द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी। ग्राम पंचायत आलेझरी से रजेगांव को ग्राम पंचायत का दर्जा अलग मिलना था। इसी सिलसिले में हमको दर्जा नहीं मिल पाया। कलेक्टर साहब से आश्वासन देने के बाद हमारी पंचायत अलग नहीं हुई, तो हम मंत्री महोदय से मिलने आए। तो मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? मंत्री जी ने तो अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिए हैं। ऐसा लगता है हो जाएगी अलग। अब वो मंत्री जी के ऊपर है, डटे हुए मंत्री जी के सामने यही धरना लेके बैठेंगे जब तक हमको कोई न कोई आश्वासन न मिले। बीते 4-5 दिनों से ग्रामीण तहसील व जनपद कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। एक दिन पहले ही ग्राम के 7 पंचों ने अपने पद से इस्तीफा देकर विरोध जताया और पूर्व में उक्त संबंध में एसडीएम जनपद सीईओ जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। जिसके बाद वारासिवनी विधायक मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल से मुलाकात कर रजेगांव को अलग पंचायत बनाने की मांग की है, जिस पर उनके द्वारा ग्रामीणों की इच्छा अनुसार कार्य करने का आश्वासन दिया गया है। भाजपा कार्यालय में आज पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर पूर्व मंत्री एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित भाजपा के तमाम विधायकगण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन एक दुखद घटना है, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। उन्होंने अपने जीवन काल में भाजपा को ऊंचाई प्रदान की है। वहीं इस कार्यक्रम के संबंध में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रंगलानी ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री श्री जेटली प्रखर वक्ता योजक थे, जिन्होंने भाजपा को एक वरिष्ठ पार्टी का दर्जा देने में अहम भूमिका अदा की है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन ने इस विषय में पूर्व वित्त मंत्री श्री जेटली को संकट मोचन बताते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज उनकी अंतिम यात्रा और उन्हें मुकाबले दी गई आदमी के संस्कार का सहयोग को कैसा मैं अधिक जीविका जब सुषमा जी हमको छोड़ के गई तो सब में भोपाल का खाली था। आज जब यहाँ पर हमारे राष्ट्र के नेता, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री, अनेक विभागों के वो मंत्री, ऐसे हमारे अरुण जेटली जी हम सबको छोड़ करके चले गए। उनको श्रद्धांजलि कार्यक्रम हमने यहाँ पर रखा था। अरुण जेटली जी के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। अरुण जेटली एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थे। राजनीति में ऐसे कम लोग होते हैं। जनता या वोटों की राजनीति, इसमें तो प्रवीण आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन एक योजक जिसको कहना चाहिए, योजना करने वाला,
ऐसा यदि कोई व्यक्तित्व था तो हमारे अरुण जेटली जी थे। सभी देवताओं में हम हनुमान जी को संकट मोचन हनुमान जी कहते हैं, वैसे ही राजनीति के हमारे संकट मोचन अरुण जेटली जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं और इसलिए आज हम लोग यहाँ पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ सब लोग उपस्थित हुए थे। और जैसे कि अरुण जी के विषय में जितना कहे उतना कम है। वो जैसे उनका चेहरा देखने के बाद ऐसा लगता था कि ये बहुत ही बुद्धिमान नेता है, वो सर्वहारा नेता है, वो वक्ता भी बहुत अच्छे थे। और जैसे कोई भी परेशानी आई, माननीय जैसे मोदी जी का हमने देखा कि कोई भी संकट के समय वो संकट मोचन इसलिए कहलाते थे कि वो उसमें कुछ वो निकालते थे, तथ्य निकालते थे और समय समय पे दुख के घड़ी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे लोगों को साथ देते थे। राज्य शिक्षा केंद्र संचालक आयरन सिंधिया के आदेश के तहत सरकारी स्कूल में अध्ययनरत कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक के छात्रों को स्कूलों के माध्यम से गणवेश का वितरण किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले वर्षों में स्कूल में अध्ययनरत छात्रों को समूह के माध्यम से गणवेश का वितरण किया जाता था, लेकिन इस प्रक्रिया में पाए जाने वाली अनियमितता को देखते हुए इस शैक्षणिक सत्र में छात्रों को गणवेश का वितरण न करते हुए गणवेश की राशि उनके बैंक के खाते में जमा कराई जाएगी। यह राशि 600 रुपए 2 गणवेश की होगी। दूरभाष पर चर्चा के दौरान बीआरसी नरेंद्र राणा ने बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशों के तहत कक्षा पहली से कक्षा 8वीं के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शासन के निर्देशों के तहत निःशुल्क गणवेश का वितरण किया जाना है। इस वर्ष स्कूल के माध्यम से छात्रों के बैंक खाते में 2 गणवेश की राशि डाली जाएगी। अब तक समूह के माध्यम से गणवेश का वितरण किया जाता था, लेकिन इस वर्ष से गणवेश की बजाय 600 रुपए की राशि छात्रों के खाते में डाली जाएगी और 1-2 दिन में बजट आने के बाद स्कूल को राशि जारी कर दी जाएगी। लांजी तहसील मुख्यालय से लगे हुए बिसौनी ग्राम में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगा ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिसौनी निवासी हेमराज तिलासे के पुत्र अनिल उम्र 22 वर्ष ने रविवार की दोपहर को घर के पाटन पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हेमराज ने बताया कि घर पर दोपहर के समय कोई नहीं था। इस दौरान अचानक पुत्र ने घटना को अंजाम दे दिया। कुछ समझ भी नहीं आया जी हमको। अपने से ही कर लिया। उनने क्या फांसी लगाया? अपने से पाटन के ऊपर। कितने बजे देखे थे? 7 बजे। घर में भी कौन कौन लोग थे? घर में तो कुछ नहीं थे, छोटा लड़का है जो मालूम पड़ा। ये क्या करते थे? ये लेबर काम, बाहर काम करते थे। तो ये दिन में खाना वाना खाए ऐसे कुछ? कितने बजे क्या? सवेरे खाना नहीं खाया था, चाय पिया था। हाँ, उसकी माँ भी परा लगाने चली गई कि मैं थोड़ा इधर उधर चला गया था, बकरी है तो डाले वाले लाने। चरित्र संदेह में एक पति ने अपने पत्नी की इतनी पिटाई कर दी कि उसकी मृत्यु हो गई। लामता पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लामता के सलंग टोला निवासी समरू परते ने रविवार को चरित्र संदेह करते हुए अपनी पत्नी सोनीबाई उम्र 45 वर्ष की बांस के डंडे से इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर लामता पुलिस द्वारा आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। लालबर्रा मुख्यालय के समीप ग्राम छोटी पनबेहरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व यादव समाज संगठन द्वारा धूमधाम के साथ मनाया गया। शिव मंदिर के समीप स्थित सभा मंच में 23 अगस्त को मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की गई। इसके बाद समस्त ग्रामवासियों द्वारा पूजन अर्चन कर आस्था प्रकट की गई। महिला भजन मंडली के माध्यम से कृष्ण भक्ति भजन की प्रस्तुति की गई, जिसमें भक्तों ने श्री कृष्ण के गीतों का आनंद लिया। वहीं रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। 25 अगस्त को दोपहर 2 बजे से हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के समापन पर डीजे की धुन पर भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली गई, जो हाई स्कूल रोड होते हुए बस स्टैंड से तहसील ऑफिस रोड स्थित सर्राटी नदी पहुंची, जहां भगवान श्री कृष्ण की पूजन अर्चन व आरती के बाद प्रतिमा का देर शाम विसर्जन कर प्रसाद का वितरण किया गया।
समाज संगठन से हैं और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यानी चतुर्थ वर्ष में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है। श्री कृष्ण जी की प्रतिमा 23 तारीख को स्थापित की गई। उसके बाद हवन पूजन एवं जसगान भी प्रस्तुत किया गया और केक कटिंग करके श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पति ने की पत्नी की हत्या, लामता थाना के सलंग टोला की घटना। करंट से झुलसे पिता पुत्र, पुत्र की मौत, पिता घायल, लांजी में हुआ हादसा। वारासिवनी के बोटेझरी में हुए अंधे हत्याकांड का खुलासा, जादू टोने के शक में हुई थी वृद्ध की हत्या। निशक्त और वृद्धजनों को घर घर अनाज पहुंचाने वाले सेल्समैन की तर्ज पर लागू की जाएगी जिले भर में योजना, कलेक्टर के आदेश। रविवार को भी नहीं हुई डायलिसिस मशीन की मरम्मत, सोमवार तक का है कंपनी के पास समय, वरना होगी एफआईआर। हीरापुर निवासी लीला लिल्हारे के पैरों में परिवारजन लगा रहे बेड़ियां, बताया मानसिक रूप से पीड़ित, जिला प्रशासन ने ली पूरी जानकारी। स्टेशन के दूसरे गेट पर गंदगी का आलम, जमा हो रहा पानी, नहीं दे रहे अधिकारी ध्यान। 6 सितंबर से होगी महाविद्यालय में बीए बीकॉम स्वाध्याय परीक्षार्थियों की परीक्षा, टाइम टेबल जारी। और प्याज पर महंगाई की मार, 15 दिन में 40 रुपए हो गए दाम। तो ये थे अब तक की खास खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balakhatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।